अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का अनदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आज हम जानेंगे कि एनर्जी हमारे इर्द गिर्द किस किस फॉर्म के अंदर, किस किस शक्ल के अंदर मौजूद है। तो वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, शुरू करता हूं मैं वन बाय वन एनर्जी की जो फॉर्म्स है उन्हें डिस्कस करने जा रहा हूं। ये एनर्जी की फॉर्म्स आपके दाएं बाएं आगे पीछे रूटीन के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर आपको ये नजर आ रही होंगी। तो हम इन पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैकेनिकल एनर्जी की। आज की हमारी डिस्कशन के अंदर टोटल 7 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करेंगे। इससे हटके भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन समझ लीजिए हमारे पास एनर्जी की फॉर्म्स, उन्हें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम्स के अंदर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। 3 इसकी फॉर्म्स डिस्कस कीजिए, ये फॉर्म्स डिस्कस कीजिए, ये डिस्कस कीजिए। शॉर्ट में ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और लॉन्ग में 2-3 इकट्ठी करके आपसे पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा, सिमिलरिटीज पूछ लेगा, इस तरह से करके लॉन्ग भी पूछ लेगा। तो मैं आपको बता भी दिया कि बोर्ड में ये किस तरह से आ सकता है। लाई जी, आज डिस्कस करते सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी की डिस्कशन पहले भी हुई है बच्चों। मैकेनिकल एनर्जी की डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हो चुकी है। चलिए, जो पहला लेक्चर आज मेरा देख रहे हैं, पहली प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिए हम इसको दोबारा से कर देते हैं एक्सप्लेन। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिक का लफ्ज़ जो है मैकेनिक्स मोशन से निकला है। मैकेनिकल एनर्जी बॉडीज के पास 2 रीजंस की वजह से होती है, मोशन और दूसरी रीजन है पोजीशन, जिससे यहाँ हाइट भी कहते हैं। इन 2 रीजंस की वजह से जो एनर्जी हो, उस एनर्जी का नाम है मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, या यहाँ और का लफ्ज लिखा होगा, और पोजीशन या हाइट जिसे नॉर्मली कहा जाता है। तो इन 2 रीजंस की वजह से, इन 2 सिचुएशंस की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का नाम है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब अपने दाएं बाएं नजर दौड़ाइए, किस किस चीज के पास मैकेनिकल एनर्जी है? किस किस चीज के पास जी? पानी दरियाओं का बह रहा है, मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी है, मोशन में है, मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि मोशन की वजह से काइनेटिक होती है। इस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, मैकेनिकल की आगे 2 टाइप्स बन जाती है ना, तो हम यहीं तक इसे रोकते हैं। पोजीशन, मोशन और पोजीशन, मोशन और हाइट, इसकी वजह से। अब अपने इर्द गिर्द देखिए कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जिनके पास मैकेनिकल एनर्जी है। देखिए, दरियाओं में पानी बह रहा है, उनके पास क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, मोशन कर रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा, विंड ब्लो कर रही है, हवा आपके सामने आपको टकरा रही है, इर्द गिर्द मोशन कर रही है, हवा के मालिक्यूल्स इधर उधर जा रहे हैं, तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, इन सब के अंदर हवा के मालिक्यूल्स मोशन करते हैं। तो ये सारी की सारी कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी है। इसके अलावा अगर आप एक हैमर को, हथौड़े को रेज करेंगे, सतह जमीन से बुलंद करेंगे, तो इसका मतलब उसके पास क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। हाइट की वजह से भी कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक हो गया। मैकेनिक एक आप क्या करिए, एक कैटापुल्ट को, एक गुलेल आप जानते हैं, गुलेल को आप क्या करें, उसकी जो गुलेल की रबड़ है उसको खींचे, और खींचने पे उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी? दैट इज आल्सो मैकेनिकल एनर्जी। मोशन और पोजीशन की वजह से, ये मार्कर मैंने हाथ में रेज किया हुआ है जमीन से ऊपर, हाइट है, मैकेनिकल एनर्जी है। किताबें आपके टेबल पे पड़ी हैं, हाइट है, मैकेनिकल एनर्जी है। आपके कमरे में पंखा ऊपर लगा हुआ छत पे, हाइट पे है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। ट्यूबलाइट, मैकेनिकल एनर्जी है। जितनी भी चीजें सतह जमीन से हाइट पे हैं, उनके पास मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि पोजीशन है, हाइट है। हाइट या पोजीशन, तब भी मैकेनिकल एनर्जी। और मूविंग कार, गाड़ी चल रही है, मैं चल रहा हूं, मोशन है, तब भी मैकेनिकल एनर्जी। तो चीजें मोशन कर रही हो या अपनी पोजीशन, मतलब सतह जमीन से बुलंद हो, तो उनके पास दोनों इन रीजंस की वजह से जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का नाम है मैकेनिकल एनर्जी। मोशन हो तब भी मैकेनिकल, या पोजीशन या हाइट हो, तब भी उस एनर्जी का नाम मैकेनिकल एनर्जी है। तो सैकड़ों ऐसी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं जिनके पास कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एनर्जी की, दैट इज हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी देखिए हमारी रूटीन का हिस्सा है। आजकल सर्दियां हैं, विंटर के अंदर तो आप जानते हैं हीट की अशद ज़रूरत होती है। हम दुआ करते हैं कि सूरज निकले और हमें उससे हीट मिले और हमारा जिस्म गर्म हो, एक्टिव हो, ताकि हम कुछ काम कर सकें, वरना हम डीएक्टिव हुए होते हैं और आराम सुकून से बिस्तरों के अंदर लेटे होते हैं लिहाफ लेके कि भाई सर्दी बहुत है, हीट किस कदर। हीटर चलाए होते हैं क्या लेने के लिए? हीट लेने के लिए। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हॉट बॉडी से रिलीज होती है, और सन सबसे
मैसिव सोर्स है जिससे हम हीट गेट कर रहे हैं। सूरज सबसे मैसिव सोर्स है जिससे हम क्या हासिल कर रहे हैं, सदियों से फ्री ऑफ कॉस्ट हीट हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही अगर सन नहीं है रात के वक्त तो हम हीटर्स ऑन करते हैं, हीटर से हम क्या हासिल करते हैं, हीट एनर्जी हासिल करते हैं। और मुझे बताइए कहाँ कहाँ पे हीट एनर्जी है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें हॉट बॉडी से मिलने वाली है। अब जानते हैं, मैंने जैसे कहा हीटर किससे चलता है? गैस से। हीटर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। इसका मतलब इसके लिए कोई फ्यूल चाहिए, और फ्यूल क्या है हमारे पास? गैस है जी, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल है, उससे हम क्या चला रहे हैं जी? हीटर। और हीटर क्या जनरेट कर रहा है? हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है, मेरी बॉडी वसूल कर रही है और सुकून महसूस कर रही है क्योंकि उसे हीट चाहिए। ठीक हो गया। ऐसे ही हम क्या चलाते हैं? लकड़ियाँ जलाते हैं, लकड़ियाँ बर्न करते हैं, बोन फायर जिसे आप कहते हो जी। लकड़ियाँ जलाई, आग बर्न हुई, आग इसमें से निकली, हमारा वजूद इससे क्या होगा? हम इसके पास बैठेंगे, हाथ सर्दियों के अंदर इसके आगे बैठेंगे और इससे हीट हासिल करेंगे, हीट एनर्जी है। सो लकड़ियाँ जला के, हीटर जला के, सन से सुबह के टाइम एनर्जी गेट कर रहे हैं और इस एनर्जी का नाम है हीट एनर्जी, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से जब आप खाना खाते हैं, जब आप खाना कुछ भी नोश करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है? जो भी चीज़ आप खाते हैं जिस्म के अंदर जाके वो खुराक आपके जिस्म को क्या देती है? हीट देती है। आपने देखा होगा खाना खाते हुए नॉर्मली हमें पसीना आता है। पसीना क्यों आता है? कि जो खाना खाया है, हमारी जब मशीन, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी कम्प्लेक्स चक्की लगाई हुई है, मशीन लगाई है, ग्राइंडर लगाया, जब वो चलता है तो क्या पैदा होती है? उस खाने से हीट पैदा होती है जो हमारे जिस्म को ज़रूरत है। अगर वो जिस्म में हीट ना रहे तो इंसान की डेथ हो जाती है। उसी हीट की बदौलत फिर हम पूरा दिन काम करते हैं और जब खाना हमारे अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है तो जिस्म ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि हीट कम होती चली जा रही। गाड़ियाँ, अब इसी तरह से खाना, इसका मतलब फूड से हम क्या हासिल करते हैं? एनर्जी। हम लकड़ियाँ बर्न करके क्या हासिल करते हैं? एनर्जी। हम फ्यूल दे के इससे हीटर से क्या हासिल करते हैं? एनर्जी। सन से क्या हासिल करते हैं? एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? इन सब से हासिल होने वाली एनर्जी का नाम है हीट एनर्जी। ऐसे ही गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल डलवाया जाता है, वो फ्यूल क्या करता है? फ्यूल क्या करता है जी? फ्यूल उस इंजन के अंदर बर्न होता है, इंजन के अंदर बर्न होता है और बर्न होकर क्या पैदा करता है? हीट पैदा करता है, जिससे इंजन चलता है। हीट से चल रहा है ना। सबसे पहला आपने सुना होगा स्टीम इंजन सबसे पहला इंजन था जो कि हीट से चलता था, जो कि हीट पानी को गर्म करती थी, भाप बनती थी, उससे इंजन चलता था। सो हीट एनर्जी हमारी रूटीन का बहुत अहम हिस्सा है। हीट इंजन पढ़ा था हमने, वो हीट से। इसी तरह ये मुख्तलिफ मिसालें हैं जिनमें हमें रूटीन के अंदर क्या नजर आती है? हीट एनर्जी नजर आती है। आइए नेक्स्ट एनर्जी की डिस्कशन करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारे इस दौर के अंदर किस एनर्जी की है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है। आप देखिए हमारी रूटीन मुंजमद हो जाती है अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना आ रही हो। ये बल्ब ऑन नहीं होगा, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये कैमरा ऑन नहीं होगा अगर हमारे इस घर में, इस एकेडमी में, इस जगह में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना पहुंच रही हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। वायर्स के जरिए, आप जानते हैं, तारों के जरिए इसे एक दुनिया के किनारे से, मुल्क के एक जगह से दूसरी जगह पे से ट्रांसमिशन इसकी की जा सकती है वायर्स के जरिए। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कौन करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कौन जनरेट कर रहे हैं? जनरेटर्स पैदा कर रहे हैं। जनरेटर्स, सोलर पैनल्स ये पैदा कर रहे हैं। जनरेटर्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, बैटरीज हैं, जिनसे हम क्या हासिल करते हैं? स्टोर करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। सबसे ज़्यादा, मैंने जैसे कहा, डिमांडिंग, सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। जितनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, जितनी डिवाइसेस हैं आज के दौर की, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती हैं? किससे चलती हैं? किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है? और अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा उनमें किन की ज़रूरत होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। पंखा हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बल्ब हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोबाइल फ़ोन चार्ज करना हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फैक्ट्रियाँ चलनी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ख्याल है? बिजली से चल रही है ना आजकल। ट्रेन, आजकल जितनी चीज़ें आ रही है, अब जानते हैं इवन के गाड़ियाँ आने वाली हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो चार्ज होंगी और आगे जाएंगी। पेट्रोल फ्यूल वाला, हीट वाला सिलसिला ख़त्म हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलेंगी। क्या ख्याल है? तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, कितनी सी चीज़ें हैं जिन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी रूटीन का सबसे अहम पार्ट बन चुकी है। बाकी सारी भी हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कौन जनरेट कर रहे हैं? जनरेटर्स कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हाइड्रो जनरेटर्स कह लो या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कह लो। इसके अलावा विंड मिल्स होती हैं, विंड मिल्स, वो भी क्या पैदा कर रही हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बड़े बड़े पंखे हैं, हवा से घूमते हैं और इन पैदा क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो जनरेटर्स,
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पानी डैम्स के अंदर से गिरता है नीचे, बड़े बड़े टर्बाइंस घूमती हैं, जनरेटर चलते हैं, जनरेटर से फिर क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरीज आप जानते हैं सोलर पैनल्स के साथ लगाई जाती है, सोलर पैनल्स हीट को ऑब्जर्व करते हैं और बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। जनरेटर्स डायरेक्टली बिजली को पैदा करते हैं, पेट्रोल डालो, गैस डालो, क्या आप पैदा करके देंगे, कौन सी एनर्जी, कौन सी फार्म आपको जनरेट करके देंगे, उस फार्म का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये एनर्जी आप आसानी एक जगह से दूसरी जगह, हीट की तरह नहीं है ये थोड़ी दूर जाके तो खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तारों के जरिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, करंट है बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो तो कहाँ कराची में पैदा हो रही है, कहाँ पे मंगला तरबेला में पैदा हो रही है और विद इन सेकेंड यहाँ तक पहुँच रही है। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, कौन कौन जनरेट कर रहे हैं, कैसे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है और इनकी अहमियत किस कदर ज़्यादा है हमारी रूटीन के अंदर। ये 3-4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और अपने इर्द गिर्द नज़र ज़रूर उड़ाइएगा कि किस किस चीज़ के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कौन कौन हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम साउंड एनर्जी की। जी देखिए, ये मैं जो बोल रहा हूँ दिस इज़ अ साउंड एनर्जी। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है अगर मीडियम मौजूद हो। तो आवाज़ मेरी इस माइक से आपके सामने मौजूद आवाज़ इस माइक से मेरे सामने मौजूद कैमरा के अंदर दाखिल हो रही है और उसके बाद जो लिसनर्स हैं जो आप सुन रहे हैं आपके कानों तक आ रही है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी मिसाल ऐसे भी यहाँ किताबों के अंदर दी गई है जी। अब जब आप एक डोर नॉक करते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं तो दरवाजे को नॉक करने पे क्या होता है, नॉक करने पे क्या होता है जी, उस दरवाजे का सरफेस वाइब्रेट करता है और इस वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है जो घर के अंदर दाखिल होगी और घर में जो बैठा फ़र्द है वो फ़ौरन से चौकन्ना हो जाएगा कि कोई बाहर आया। हुआ क्या कि जब आपने नॉक किया तो इसका सरफेस, इस दरवाजे का तख्ता, ये क्या किया आपको महसूस भी नहीं हुआ लेकिन अपनी जगह पे वाइब्रेट हुआ और वाइब्रेशन से, कांपने से यहाँ वेव्स पैदा हुई और वेव्स ट्रैवल की अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। अंदर मौजूद बंदे ने अगर आप स्लो करोगे तो स्लो होगा, शायद उसे सुनाई भी ना दे। इसका मतलब ये पता चला कि जब भी हम किसी चीज़ को वाइब्रेट करवाएंगे, इवन कि आपके पास कोई ढोल हो, अगर उसका डायाफ्राम, अगर उसका जो पर्दा ऊपर जो रबड़ का है समझ लीजिए जिसके ऊपर चादर है, अगर इस चादर को ज़ोर से आप किसी उसके साथ ड्रम या किसी के साथ पीटेंगे तो क्या होगा, इस डायाफ्राम को, इस पर्दे को पतले से, जैसे कान का पर्दा होता है डायाफ्राम, जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है तो उसका कितना नरम सी और हल्की सी झिल्ली होती है डायाफ्राम, वो भी आप देखते हैं जैसे दिल पे लगाएं तो वो वाइब्रेट सा करता है। तो इसी तरह से जब इसे करवाएं तो ये वाइब्रेट करेगा। इस वाइब्रेशन से करीब खड़े लोगों को क्या पहुंचेंगी, आवाज़ पहुंचेगी। कितनी भी ऑडियंस खड़ी है उन तक क्या होगी, इसके कांपने से, इसके वाइब्रेशन से क्या पहुंच रही होगी। इसका मतलब बॉडीज़ के वाइब्रेट करने से क्या पैदा होती है, साउंड। एंड साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कई दफ़ा हम ये एनर्जी से महजूज होते हैं, कई दफ़ा ये हमें बहुत इरिटेटिंग लगती है, हम चाहते हैं कि एनर्जी हमारे कानों तक ना पहुंचे। जैसा कि अगर कोई गाड़ी हॉर्न बजा रही होगी, यहाँ हॉर्न है वो बजा रही है, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये हॉर्न की आवाज़ सुने। ये हॉर्न की आवाज़, और ख़ास तौर पे जब हॉस्पिटल में खुदा ना खास्ता आप दाखिल हैं तो सबसे ज़्यादा इरिटेट होंगे। ये जो बच्चे होंगे, ये जो बड़े होंगे, वो नफ़रत करेंगे शोर से, लुत्फ़अंदोज़ नहीं करेगी, इरिटेट करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई म्यूज़िक बजा रहा है, जैसा कि कोई ड्रम बजा रहा है, उसका डायाफ्राम बजा रहा है, आप इससे इंजॉय करेंगे, आपको आवाज़ बड़ी सूथिंग, बड़ी मज़े की, बड़ी पुरसकून महसूस होगी। इसी तरह से अगर कोई फ्लोट, एक बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी बजाने में क्या होता है आप जानते हैं, जब बांसुरी बजाई जाती है, बांसुरी पकड़ तो लो भाई, बांसुरी जब बजाई जाती है तो इसके अंदर आप जानते हैं जगह जगह सुराख होते हैं, तो वहाँ एयर, हवा मौजूद होती है। एयर कॉलम्स को पुश किया जाता है। जब हवा यहाँ से पुश होती है तो मुख्तलिफ इन सुराखों से निकलती है, तो इन कारण से जब निकलती है तो आवाज़ की रेजोनेंस से मुख्तलिफ इनके लेयर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये धुनें पैदा होती हैं जो हमारे कानों को बड़ी सूदिंग लगती हैं, हम चाहते हैं कि सुनते ही जाएं। तो हुआ क्या कि जब भी आप किसी मीडियम को, किसी जगह को डिस्टर्ब करेंगे, हवा को डिस्टर्ब करेंगे, आवाज़ पैदा होगी। इसको डिस्टर्ब किया, आवाज़ पैदा हुई। मैंने यहाँ से मौजूद हवा को डिस्टर्ब किया, मेरी आवाज़ पैदा हुई। क्या ख्याल है, अल्लाह ताला ने वोकल कॉर्ड लगाया ना, यहाँ पे सिम लगाई हुई है, तो ये आवाज़ जो बेजान चीज़ें हैं उनसे भी पैदा हो रही है, जानदार चीज़ों से भी पैदा हो रही है, जानवर भी आवाज़ पैदा कर रहे हैं, चरिंद परिंद भी कर रहे हैं, इंसान भी कर रहे हैं, बेजान चीज़ों से भी करवा सकते हो अगर उन्हें आप डिस्टर्ब करो। तो इसका मतलब बॉडीज़ के कांपने से, वाइब्रेट करने से क्या होता है, उनके सरफेस के फड़फड़ाने से क्या होगा, वाइब्रेट करने से क्या पैदा होगी, साउंड एनर्जी। और ये साउंड एनर्जी
हमें चाहिए भी है, ना सुन पाए खुदा ना खास्ता कोई इंसान तो उससे पूछिए कितनी बड़ी नेमत है ये साउंड सुन पाना। और जो शोर सुन रहे हैं, घर उनके सड़कों के किनारे हैं, जो हॉस्पिटल में खुदा ना खास्ता दाखिल हैं, उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। या बड़ी एज में जब चले जाते हैं तो बच्चों का शोर भी बर्दाश्त नहीं करते, तो उस वक्त साउंड एनर्जी हमें डिज़ायरिंग नहीं होती। फैक्ट्रियों का शोर, इंडस्ट्री का शोर, जहाज़ों का शोर हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ हम म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, हम अपने प्यारों की बातें सुनना चाहते हैं, हम मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, आप मेरी ये बातें सुनना चाहते हैं, कैसे है ना। तो ये साउंड एनर्जी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइट एनर्जी की। अब जानते हैं लाइट एनर्जी हम जानने की कोशिश करेंगे किस किस के पास है हमारे इर्द गिर्द, और लाइट एनर्जी किस कदर अहम है हमारे लिए भी, पौधों के लिए भी और जानवरों के लिए भी कितनी अहम है जी लाइट एनर्जी। अब ज़रा पहले तो बताइए लाइट एनर्जी किन किन चीज़ों के पास है। अभी इस कमरे के अंदर 6-8 लाइटें जल रही हैं, लैंप जल रहा है, ये फ्लोरिसेंट कैंडल्स जल रही हैं, फ्लोरिसेंट लैंप जल रहे हैं, ट्यूब्स चल रही हैं, रॉड्स चल रहे हैं, ये इंकैंडिसेंट लैंप जल रहे हैं। तो इन सारों के पास क्या एनर्जी सेवर्स जल रहे हैं, ये सारे के सारे, इन सब से क्या हासिल हो रही है, लाइट एनर्जी हासिल हो रही है। क्या नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट एनर्जी कैंडल से क्या हासिल करते हो, लाइट एनर्जी। आग जला के जंगल के अंदर क्या चीज़ मिलेगी, जंगल में आपने आग जलाई, आपने शमा वो चलाते हैं, मशल जलाते हैं, उससे क्या हासिल की जाती है, लाइट हासिल की जाती है। लाइट हमारी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए, चीज़ों को, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखने के लिए लाइट एनर्जी सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने सबसे मैसिव सोर्स क्या दिया है लाइट एनर्जी के लिए, हम जानते हैं दिन बनाया अल्लाह ताला ने, और दिन में क्या है, क्या चीज़ अल्लाह ताला ने नुमाया बनाई, दैट इज सन। सूरज क्या कर रहा है, इस पूरी धरती को, हमारी ज़मीन को जिसमें हम हैं, रोशन कर रहा है। अगर आप जानते सूरज कुछ दिन ना निकले तो पता चले आपको सूरज की कितनी अहमियत है, हीट भी दे रहा है। और अभी तो हम बात करें इसकी लाइट की, फ्री ऑफ कॉस्ट कितने लाख वाट की हमें लाइट फ्राहम कर रहा है। हम जानते रात के वक्त जितना मर्जी हम बड़ा लाइट लैंप लगा ले, उसकी रोशनी इतनी सूदिंग, इतनी मज़े की, अच्छी नहीं लगती जितनी कि सन की लगती है, जो अल्लाह ताला ने हमारे मुताबिक बनाया और सदियों से हमें दिया हुआ। जाओ मज़े उड़ाओ, जिससे लाइट लो जितनी लेनी है पूरा दिन, लेकिन दिन का टाइम है, सिर्फ दिन के टाइम में, इसीलिए तो कहा गया दिन के टाइम में काम करिए, रात में सुकून करिए, आराम कीजिए। सो रोशनी जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो कि सन सबसे बड़ा सोर्स है। इसके अलावा इन फ्लोरिसेंट लैम्प्स हैं, कैंडल्स हैं, ये एनर्जी सेवर्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, ये सारी की सारी आप जानते हैं मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर, मदारस के अंदर, इन सारी जगहों के अंदर आप जानते हैं जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो लाइट के बगैर तो इनकम्प्लीट है। लाइट एनर्जी बहुत अहम ज़रूरत है सब। और दूसरी चीज़, क्या हम लाइट के बगैर किसी चीज़ को देख सकते हैं, ये भी गौर करिएगा। क्या इंसान रोशनी के बगैर, ज़रा गौर करिएगा, किसी जंगल में जाना खुदा ना खास्ता आपका हो जाए, बड़े बड़े दरख्त हैं, वहाँ पे चांद नहीं निकला हुआ, रात की बात कर रहा हूँ, सूरज तो दूर की बात, चांद भी नहीं निकला हुआ, तो मुझे बताइए क्या मुझे एक कदम भी आगे नज़र आ पाएगा? क्या है, कुछ भी नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ क्या मौजूद नहीं है, लाइट मौजूद नहीं है, लाइट मौजूद नहीं। लाइट, यही इब्न अल हैसम जिसके नाम से ये चैनल भी है बच्चों, दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने ये कहा था रोशनी हमारी आंखों के अंदर नहीं होती। उससे पहले साइंसदान ये समझते थे कि रोशनी इंसान की आंखों के अंदर है। इसने सबसे पहले कहा रोशनी तो बाहर है भाई, इसी को इस्तेमाल करके हम चीज़ें देखते हैं। ज़रा लैंप बुझा के देखिए, लाइए ज़रा अपने आंखों के अंदर मौजूद रोशनी को, रोशनी तो बाहर है, इसी रोशनी को इस्तेमाल करते हुए आप चीज़ों को देख दुख रहे हैं। जैसे ये रोशनी बंद, आप बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे। रोशनी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सो लाइट क्या है जी, लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, लाइट से हमारी ज़िंदगी का सर्वाइवल है। लाइट है तो हम ये चल फिर रहे हैं, काम सारे सर अंजाम दे रहे हैं। लाइट नहीं है तो कुछ नहीं है, रोशनी नहीं है तो कुछ नहीं है। इसी तरह जो पौधे हैं, जितने भी बच्चों, जितने भी पौधे दरख्त हैं, वो सारे के सारे आपको पता है अपनी फोटोसिंथेसिस का अमल, फोटोसिंथेसिस का अमल किससे करते हैं? सन की लाइट से। सनलाइट से आप अपनी खुराक बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा बायो में भी, फोटोसिंथेसिस का अमल, अपनी खुराक बनाने का अमल, वो किससे करते हैं? सूरज की रोशनी से, सूरज की रोशनी से करते हैं। तो इसका मतलब पौधों को भी सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किस चीज़ की उसकी ज़रूरत है? लाइट की। हमारे वजूद को अब लाइट की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से हमारा सारा एटमॉस्फेयर या ज़मीन जो रोशन है वो सन की वजह से है। और हमने अपने कमरों को, अपने घरों को किससे रोशन रखा हुआ है? रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो, ये लैंप्स हैं और ये ट्यूबलाइट्स हैं, तो ये लाइट का सोर्स है। ऐसी एनर्जी को लाइट एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल एनर्जी की।
अच्छा जी, नेक्स्ट एनर्जी है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का नाम सुन के आप करेंगे पता नहीं ये केमिकल्स के पास होती होगी, ऐसा नहीं है बेटे। हमारे खाने के अंदर केमिकल एनर्जी है, हमारे दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर केमिकल एनर्जी है, वुड के अंदर केमिकल एनर्जी है, बैटरीज के अंदर, सेल्स के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है। आइए जानते हैं कैसे केमिकल एनर्जी है और कैसे ये केमिकल एनर्जी हीट में, लाइट में, साउंड में और उसके अलावा दूसरी आवाज़ के अंदर, इन सारी एनर्जीज के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है देखते हैं। जो फूड है बच्चों, खुराक है, खुराक हम जानते हैं कि खुराक जब हम खाते हैं, इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने के बाद अंदर जाके जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, ये तो मैंने ज़रा यहीं से स्टार्ट कर दिया, वैसे तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, अंदर जाके डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। वो केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल रिएक्शन से डीकम्पोज होना। कुछ खाने को जरा पड़े रहने दीजिए बाहर, तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगी और टूट फूट का शिकार होगी, वो डीकम्पोज होगी, उसका हुलिया बिगड़ जाएगा। ऐसे इंसान खुदा ना खासा जब डेथ होती है तो जब उसको कब्र में उतारा जाता है, कुछ दिन के बाद उसकी बॉडी डीकम्पोज होती है, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। कीड़े पड़े ना पड़े, जानवर कोई खाए ना खाए, केमिकल रिएक्शन उसका वजूद खत्म हो जाएगा। सो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा और उससे क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी, जिससे हम चलते फिरते हैं। तो इसका मतलब फूड जो हम खाते हैं, जो भी फूड, डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट फूड है, सो जो भी फूड हम खाएंगे हमारे जिस्म में जब जाएगा तो उसके पास केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। आइए अब वुड की बात कर लेते हैं। लकड़ी जो है ना जी, वुड, लकड़ी जब हम बर्न करते हैं, चलिए ये लकड़ी मैंने कुछ रेडी भी बना दी, ये लॉग है बहुत बड़ा लकड़ी का, एक तख्ता सा, पीस सा, लंबा सा। अब जब इसे बर्न करते हैं तो इसकी बर्निंग कैसे मुमकिन है। इसी तरह से फ्यूल की बात भी करेंगे, कोल की बात कर लेंगे, ये जो पेट्रोल है, डीजल है, इन सब के पास केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन होता है। जो लकड़ी है ना जी, लकड़ी की बर्निंग किस वजह से है, हम जानते हैं कि ये लकड़ी की जो बर्निंग है, बर्निंग कैसे मुमकिन हुई कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद लकड़ी बर्न करती है और बर्न करके किस में इसकी एनर्जी चली जाती है, हीट में चली जाती है, लाइट में चली जाती है, और अगर करीब हो तो आपको थोड़ी इसकी साउंड भी सुनाई देगी। इन सारी एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी। लेकिन जली हुई लकड़ी को दोबारा जलाने की कोशिश करें, क्यों नहीं जलेगी, क्योंकि उसकी केमिकल एनर्जी खत्म हो गई है। इसी तरह अब बात कर लेते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल जब अब गाड़ियों में डलाते हैं, गैस जो गैसोलीन अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं, उनके पास ऐसी क्या चीज़ है जो पानी के पास नहीं है। भाई पानी से चला लो ना गाड़ी, क्या ख्याल है, पानी को क्यों नहीं आग लग रही, क्या ख्याल है जी, ऐसा क्या वजह है, केमिकल एनर्जी नहीं है उसके पास। अब जब पेट्रोल अपने इंजन की इसमें कार्बोरेटर में डलवाते हैं तो क्या होता है जी, इंजन से जब उसे कार्बोरेटर से फ्यूल जाता है, फ्यूल इंजन में जाके बर्न होता है। बर्न क्यों होता है कि उस हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो बर्निंग क्यों होती है कि वो बर्निंग मटेरियल है, क्यों होती है, क्योंकि उसके पास केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन होगा। जहां जहां केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे बर्निंग का अमल हो सकता है। तो यहाँ पे पेट्रोल के अंदर, फ्यूल के अंदर, गैस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या होगी, बर्निंग का अमल होगा। बर्न होके क्या पैदा करेंगे, ये हीट पैदा करेंगे, जिससे इंजन चलेगा, साउंड पैदा होगी, लाइट पैदा होगी, ये सारी की सारी डिफरेंट एनर्जीज यहाँ से निकलेंगे। अब सेल और बैटरीज की बात कर लेते हैं। ये तो आपको समझ आ गई, फूड की पता चल गया, वुड का पता चल गया, फ्यूल्स का पता चल गया कि इनके पास केमिकल एनर्जी है। बैटरीज और सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल आप जानते हैं कि एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है, प्लस और माइनस। हालांकि उसे तोड़ के देखें तो आपको ब्लैक कलर का पाउडर अंदर से नजर आएगा, वो है अंदर केमिकल। वो केमिकल कब रिएक्शन करता है, जब आप इसी सेल को सर्किट के अंदर लगाते हो, बल्ब के साथ, छोटे से बल्ब के साथ लगा दिया। छोटी सी बल्ब होता था बचपन में, हम उसे सेल से ऑन करते थे, छोटी सी एक मोटर चला लेते थे, छोटा सा एक पंखा चला लेते थे, सेल छोटे की बात कर रहा हूँ। इसी तरह रिमोट के अंदर डालते हैं, डिफरेंट चीज़ों के अंदर, गाड़ियों में डालते हैं बच्चों की। तो सेल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि करंट इससे पैदा होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है, सेल के पास केमिकल है। जैसे ही मैं इसे सर्किट में इन करता हूँ, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, डीकम्पोजिशन स्टार्ट होती है और इसका नतीजा, डीकम्पोजिशन तो नहीं कहेंगे, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा और नतीजा क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस लहदा, नेगेटिव लहदा, और इस नतीजा सर्किट के अंदर करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, और ये जो सेल, ये जो बल्ब है, ये जो पंखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से चलना है। इसे कौन सी एनर्जी मिली, ये केमिकल एनर्जी से नहीं चल सकता था। इसे किस शक्ल में एनर्जी चाहिए थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए थी, हीट से नहीं चल सकता था। इसे कौन सी चाहिए थी, इलेक्ट्रिकल। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल या बैटरीज में क्या होता है, सेल या बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस पैदा होते हैं, और जब सर्किट के अंदर वो फ्लो करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट होती है, करंट
जब आएगी तो ये चीज़ें रोशन हो जाए। इस तरह से इसका पता चला हमें केमिकल एनर्जी कितनी सी ही चीज़ों के अंदर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तो आपको याद रहेगा ना बच्चों। अब आखिरी एनर्जी की बात करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। लास्ट हमारी एनर्जी का जो फॉर्म है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस से ये लफ्ज़ निकला है। न्यूक्लियस से आप फेमिलियर होंगे, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ होगा। न्यूक्लियस के मतलब आप जानते हैं एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जिसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मटीरियल्स पहाड़ों के नीचे रखे हैं जो कि कुदरती तौर पे रेडिएशंस एनर्जी खारिज कर रहे हैं, जिनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं और उनसे एनर्जी ले सकते हैं। और ख़ुद इंसान, हम जानते हैं आज के दौर में कुछ मटेरियल्स को खुद ब खुद ऐसे काबिल बना रहा है कि उससे एनर्जी हासिल की जा सके। ऐसी एनर्जी कहते हैं न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन के नतीजे में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होती है। और ये यूरेनियम, क्रिप्टॉन, यूरेनियम वगैरह टाइप मटेरियल्स हैं जिनमें से ये यूरेनियम टाइप मटेरियल्स हैं जिसे आप 10th क्लास में आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे इनसे एनर्जी हासिल होती है। उस एनर्जी का नाम न्यूक्लियर एनर्जी है। और अगर हम बड़ी बड़ी बात करें इसके मतलब यहाँ रिएक्शंस कौन से होते हैं? फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। इन दो रिएक्शंस के नतीजे में मैसिव अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होती है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, आप जानते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए भी एटॉमिक बॉम्ब भी बनाता है, इसके अलावा अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है न्यूक्लियर एलिमेंट्स के जरिए। न्यूक्लियर एलिमेंट्स के बाद मैसिव अमाउंट ऑफ रेडिएशंस का अखराज होता है। छोटा सा एलिमेंट भी उनका 0.5 ग्राम का भी अगर आपके पास एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट है, न्यूक्लियर एलिमेंट, तो वो क्या कर रहा होगा? मैसिव अमाउंट ऑफ रेडिएशन, एनर्जेटिक रेडिएशन खारिज कर रहा होगा, जिनको आप इस्तेमाल में लाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करवा सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल उसमें न्यूक्लियर किन में रिएक्टर्स के अंदर किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इनसे एनर्जी हासिल की जाती है। और रिएक्शंस कौन से हैं? फ्यूजन और फ्यूजन। इसी तरह से सन के अंदर जो सूरज है ना जी, सूरज के अंदर आप जानते हैं हीट और लाइट, सोचा कभी कैसे पैदा हो रही है? सूरज कैसे सदियों से दही जा रहा है, हमें लाइट दही जा रहा है, क्या है पीछे उसका सोर्स, कहाँ उसका स्विच लगा हुआ है, कहाँ से वो करंट ले रहा है कि भाई लाइट भी दे रहा है फ्री खाते में और हमें हीट भी दे जा रहा है, सारे प्लैनेट्स को दे जा रहा है। हो सूरज के इर्द गिर्द हैं बहुत मैसिव अमाउंट में गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के आइसोटोप्स इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। कि गैसेस का एक समझ लीजिए कवर है, वो गैसेस आपस में क्या करती हैं? गैसेस एक दूसरे से मिलती हैं और मिलने के नतीजे के अंदर क्या होता है जी? ब्लास्ट होते हैं, मैसिव अमाउंट फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे फ्यूज होती हैं, गैसेस मिलती हैं और वहाँ पे बड़े बड़े ब्लास्ट, आप समझ लीजिए जैसे हाइड्रोजन बम चल रहे हैं। और हाइड्रोजन बम की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही क्योंकि अल्लाह ताला ने बीच में स्पेस रखी, खला रखी है कि आवाज़ ना पहुँच पाए। मैसिव अमाउंट ऑफ ब्लास्ट, एक नैनो सेकेंड्स के अंदर, सेकेंड्स के अंदर कितने करोड़ों ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके नतीजे में हीट भी पैदा हो रही है और क्या पैदा हो रही है? लाइट पैदा हो रही है। इसका मतलब वहाँ पे कौन सी एनर्जी है जो वहाँ जनरेट हो रही है? दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस के नतीजे के अंदर। और ये सिलसिला चेन रिएक्शन है, चलता सदियों से चलता जा रहा है। ब्लास्ट होता है, फिर गैसेज जनरेट होती हैं, फिर मिक्सअप होती हैं, फिर ब्लास्ट हो रहा है और ये सदियों से सिलसिला है। दैट इज़ प्लाज्मा, उसे प्लाज्मा भी कहते हैं। सो ये वजह है कि सन से हम सदियों से एनर्जी हासिल करते हैं और इंशाल्लाह सदियों हासिल करते रहेंगे जब तक क़यामत नहीं आएगी। ये रीज़न है। और कौन सी एनर्जी है? न्यूक्लियर एनर्जी। और बाद में किस किस शक्ल में बदलती है? वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, जिन्हें हमने पहले भी पढ़ा। तो आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट जहन में बैठ के होंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने पहाड़ों के नीचे कुछ एलिमेंट्स छुपा के रखे हैं, कुछ वैसे मौजूद है समुद्रों के नीचे जिन एलिमेंट्स को निकाला जाता है और उनसे मैसिव अमाउंट ऑफ रेडिएशन निकलती है जो ख़तरनाक भी हैं, लेकिन उन्हें इंसान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। नुकसान के लिए क्या कि आइटम बम वगैरह बना लेता है जो कि दुश्मन को डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए बनाए जाते हैं। जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर उनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, बिजली पैदा की जा सकती है, अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। तो ये वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनर्जी की सारी फॉर्म्स अब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, सर ने बताया था ये है। इस तरह याद रखिए, ना कि किताबी बातें कीजिए, ना कि उसे रट्टा लगाने की कोशिश कीजिए। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए। सन है, अच्छा ये एनर्जी है, इसके पास ये भी है, ये भी है। गाड़ी जा रही है, इसके पास ये भी है, ये भी। ऐसे याद रखना है और उम्मीद करूंगा कि आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आपने अपने पल्ले के साथ बांध लेने हैं। तो फिर बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ। एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों इस वीडियो को अगर पसंद आ रही है आपको लाइक करिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।